क्या आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में स्ट्रगल कर रहे हैं? ऐसा कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है। वो एक पैशनेट आइडिया के साथ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी ही रोजमर्रा के बोरिंग और रिपीटेटिव कामों में उलझाते हैं। धीरे धीरे उनके पास क्रिएटिव कामों के लिए ना तो समय बचता है और ना ही एनर्जी। नतीजा, मोटिवेशन खत्म होने लगता है और वो थक कर चूर हो जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये समरी आपकी इसी परेशानी का हल है। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपना टाइम और एनर्जी वापस पा सकते हैं, कैसे रोज की रुकावटों से बचा जा सकता है और कैसे आप एक छोटे बिजनेस ओनर से एक सक्सेसफुल एम्पायर बना सकते हैं। ये समरी उन सभी के लिए है जो एंटरप्रेन्योर है, मैनेजर है या फिर किसी कंपनी के सीईओ है। यह किताब लिखी है डैन मार्टेल ने। डैन मार्टेल एक सफल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच है। उन्होंने कई सॉफ्टवेयर कंपनियां शुरू की हैं और हजारों स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड किया है। उनका मुख्य मकसद है बाय बैक मेथड के जरिए एंटरप्रेन्योर्स को उनका कीमती वक्त और एनर्जी वापस दिलाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं बाय बैक योर टाइम की हिंदी ऑडियो समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर आखिर होते कौन हैं? वो लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो ओवर अचीवर होते हैं और जो अपनी लिमिट से भी ज्यादा मेहनत करने में यकीन रखते हैं। जहां कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बैलेंस और हेल्दी अप्रोच से मैनेज करते हैं, वहीं ज्यादातर इसका ठीक उल्टा करते हैं। ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में अपना बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन उसी बिजनेस में फंसकर अपना टाइम, एनर्जी और खुशी सब कुछ खो बैठते हैं। अगर आज आपका बिजनेस आपके लिए एंजॉयमेंट नहीं बल्कि बोझ बन गया है, तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, हर दिन खुद को थकाते रहिए, बिना रुके, बिना सोचे, और धीरे धीरे अपनी हेल्थ, करियर, पर्सनल लाइफ और मेंटल शांति सब कुछ खो दीजिए। दूसरा, एक पल रुकिए, सोचिए और एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। इस समरी में हम बात करेंगे उस दूसरी अप्रोच की, जो है फ्रीडम यानी आजादी की। आप जानेंगे कि कैसे अपनी खोई हुई खुशी और समय वापस पाया जा सकता है, कैसे कम वैल्यू वाले काम दूसरों को सौंपकर अपने बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, और कैसे अपनी लाइफ का असली कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में लिया जा सकता है। तो अगर आप भी रोजमर्रा के उबाऊ कामों में उलझ चुके हैं, तो ये समरी आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन करने के लिए? हाउ आई बाय बैक माई लाइफ। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती होती है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि एंटरप्रेन्योर को टाइम मैनेज करना नहीं आता, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी हद से ज्यादा चीजें खुद संभालने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे जितना अच्छा कोई और ये काम नहीं कर पाएगा, और इसी सोच के चलते वो अपने ऊपर काम की इतनी जिम्मेदारियां ले लेते हैं कि एक दिन पूरी तरह थक जाते हैं। काम का ये ओवरलोड सिर्फ थकान नहीं लाता, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और यहां तक कि रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, लंबे घंटे काम करना कभी भी अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं देता। अगर आप हर वक्त थके हुए हैं और आपके पास अपनी सक्सेस को एंजॉय करने की ताकत ही नहीं बची, तो फिर उस सक्सेस का मतलब ही क्या है? जब एंटरप्रेन्योर इस ओवर प्रेशर को झेल नहीं पाते, तो वे पहुंच जाते हैं एक खतरनाक स्टेज पर, जिसे कहते हैं पेन लाइन। पेन लाइन वो मोड़ होता है जब आपको ये एहसास होता रहे कि अब और नहीं, अब अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को बचाने के लिए कुछ बदलाव जरूरी है। यहीं से आपको समझ आता है कि आप अपनी बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप अब उस काम के मालिक नहीं रहे, उसके गुलाम बन चुके हैं। हर एंटरप्रेन्योर इस चैलेंज से अलग तरह से डील करता है। कोई कंपनी बेचकर भाग जाता है, कोई नया और रिस्की कदम उठाता है, और कोई बिना सोचे समझे नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, सोचते हुए कि यही सलूशन है। लेकिन ये सब करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। वही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर अपनाते हैं बाय बैक प्रिंसिपल। ये ऐसा तरीका है जिससे आप अपना बिजनेस खोए बिना अपने टाइम को वापस पा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे सही स्ट्रैटेजी और अप्रोच के साथ काम आप करें, लेकिन जिंदगी आपके काम को कंट्रोल ना करे। उदाहरण के लिए, स्टुअर्ट एक एंटरप्रेन्योर था। जैसे जैसे उनकी कंपनी बड़ी होने लगी, स्टुअर्ट के लिए इतने सारे काम अकेले मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। जो काम पहले आसानी से मैनेज किए जा सकते थे, अब उन्हें हैंडल करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था।
इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वे और भी ज्यादा घंटे काम करेंगे, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। इसका नतीजा ये हुआ कि स्टुअर्ट की पर्सनल लाइफ मुश्किल में आ गई। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना बंद कर दिया। वे स्ट्रेस और थकान से भरने लगे, इसलिए उन्होंने वेकेशन पर जाने का मन बनाया। ये वेकेशन उनके लिए एक वेकअप कॉल की तरह साबित हुआ। स्टुअर्ट इस छुट्टी का एक सेकंड भी एंजॉय नहीं कर पाए। ज्यादातर समय बीमार महसूस करते रहे और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। वे फिजिकली और मेंटली इतने थक चुके थे कि उनमें अपने परिवार के साथ समय बिताने की ताकत ही नहीं बची थी। यह स्टुअर्ट का पेन लाइन था, वह मोड़ जब उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें कुछ चीजों को बदलना होगा। वेकेशन से लौटने के बाद स्टुअर्ट ने बायबैक प्रिंसिपल को अपनाया। उन्होंने बोरिंग और कम वैल्यू वाले कामों को अपने कर्मचारियों को सौंप दिया और खुद उन कामों पर फोकस करने लगे जिन्हें वे सच में एंजॉय करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी पहले से ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और स्टुअर्ट के पास अपने परिवार व दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय भी बचने लगा। इसलिए अगर आप जितना काम हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं तो अपने पेन लाइन तक पहुंचने से पहले रुक जाइए। अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा इवैल्यूएट कीजिए। जो काम जरूरी नहीं है उन्हें दूसरों को सौंप दीजिए और जो फ्री टाइम आपको मिला है उसमें अपनी आजादी को सेलिब्रेट कीजिए। The 5 Time Assassins Entrepreneur Challenges को कैसे हैंडल करते हैं? इनमें से कुछ तो प्रेशर में भी फलते फूलते रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। ये कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मुसीबत आने के बावजूद भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं जिसके कारण वो नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले 5 बिहेवियर्स के बारे में बताया गया है जिन्हें दूर करने में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल करते हैं। इन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को 5 टाइम असैसिन्स कहा जाता है। इनमें पहला है स्टॉलर, जो अपने डर और सेल्फ डाउट की वजह से अपने सामने आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देता है। जैसे वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में देरी करते हैं, जैसे किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में बोलना या किसी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेना। दूसरा है स्पीड डीमन, जो इनके ऑपोजिट होते हैं। वो पूरी इंफॉर्मेशन जाने बिना तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे वो ये जाने बिना कि जो पहला कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया है वह उस पोजीशन के लिए फिट है भी या नहीं, उसे हायर कर लेते हैं। या वो एक ऐसा बिजनेस सॉल्यूशन चुन लेते हैं और उस पर सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं जो बिल्कुल भी काम ना करे। तीसरा है सुपरवाइजर, जो दूसरों के ग्रोथ को बढ़ावा और सपोर्ट देने के बजाय बस उनकी कमियां निकालता रहता है। वो हमेशा दूसरों के कामों से असंतुष्ट रहता है, इसलिए सारे काम खुद करता है। इंडिपेंडेंट एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के बजाय सुपरवाइजर ऐसे टीम मेंबर्स को डेवलप करता है जो पूरी तरह से अपने सीईओ पर डिपेंडेंट होते हैं। इससे एंटरप्रेन्योर के शेड्यूल में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो टास्क को दूसरों को देने से इनकार कर देते हैं। डिपेंडेंट एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के बजाय सुपरवाइजर ऐसे टीम मेंबर्स को डेवलप करता है जो पूरी तरह से अपने सीईओ पर डिपेंडेंट होते हैं। इससे एंटरप्रेन्योर के शेड्यूल में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो टास्क को दूसरों को देने से इनकार कर देते हैं। चौथा है सेवर, जो अपने प्रॉफिट को बिजनेस को ग्रो करने के लिए मिली हुई अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करता है। ये लोग सिक्योर फील करने के लिए पैसे बचाना पसंद करते हैं। ऐसा करने से वे अभी तो फाइनेंशियली सेफ फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं। पांचवा है सेल्फ मेडिकेटर, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनहेल्दी आदतें अपना लेते हैं, जैसे ड्रिंक करना या ज्यादा खाना। एग्जाम्पल के लिए टॉम एक सेल्फ मेडिकेटर है। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसे ड्रिंक करने की लत लग गई थी। लोगों के लिए टॉम एक खुश रहने वाला शख्स था जिसने कितना कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि वह अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसकी शराब पीने की आदत तब शुरू हुई थी जब वह अपने काम के स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता था। शुरू में टॉम सिर्फ वीकेंड्स पर ही ड्रिंक करता था, लेकिन बाद में यह आदत उसे खुद को बर्बाद करने की कगार पर ले गई। अब वह खुद को रिचार्ज करने के लिए वीकेंड का इंतजार नहीं करता था, बल्कि हर दिन की शुरुआत ही शराब से करता था। वह नशे में चूर
आलस से भरा हुआ एक अनमोटिवेटेड आदमी बन गया था। हर सोमवार टॉम इतना अनप्रोडक्टिव होता था कि मुश्किल से ही किसी चीज पर फोकस कर पाता था। शुरुआत में तो उसका बिजनेस जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन समय के साथ बिजनेस की नींव में दरारें पड़ने लगी। यहां तक कि टॉम की पर्सनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर होने लगा। वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और किसी भी बात पर बहुत गुस्से से रिएक्ट करता था। परिवार के साथ वीकेंड एंजॉय करने के बदले वह अपने प्रेशर से बचने के लिए ड्रिंक का सहारा लेता था। टॉम का पहन लाइन तब आया जब उसने अपनी बेटी को अपने नशेड़ी व्यवहार की नकल करते हुए देखा। एक रात जब वह ड्रिंक कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी बेटी ने सोडा की बोतल ली और नशे में चूर अपने पिता की एक्टिंग करने लगी। अब जाकर टॉम को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा जीवन बिखर जाएगा। उसका बिजनेस, उसकी हेल्थ और उसके बच्चे सब उससे छिन जाएंगे। अपने बच्चों के लिए इस तरह का एग्जाम्पल सेट करना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए टॉम ने अपने इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का मुकाबला करने का फैसला किया। शराब की लत को छोड़ पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए टॉम ने एक मेंटल टफनेस प्रोग्राम 75 हार्ड ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम में टॉम को रोज दिन में 2 बार वर्कआउट करने, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने, ज्यादा पानी पीने और 75 दिन तक शराब न पीने के लिए कहा गया। इसमें बुक्स पढ़ना और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने जैसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी शामिल थीं। शुरुआत में वीकेंड पर ड्रिंक करने की आदत को छोड़ने में टॉम को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे उसे इस प्रोग्राम का बेनिफिट दिखाई देने लगा। टॉम का जीवन तेजी से बदल रहा था, इसलिए वह और भी जोरों शोरों से इस पर मेहनत करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि टॉम ने अपने जीवन के मकसद को फिर से खोज निकाला, अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया, अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने लगा और एक शराबी पिता के बजाय एक जिम्मेदार पिता बन गया, यानी एक ऐसा रोल मॉडल जिसकी उसकी बेटी को जरूरत थी। तो प्रेशर के सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को बैलेंस कर रहे हैं या फिर खुद को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? अगर आप 5 टाइम असैसिन्स में से किसी एक के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो रुक जाइए, अपने बिहेवियर को एनालाइज कीजिए और अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में फिर से सोचिए। The only 3 trades that matter, बिजनेस ओनर्स 3 अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। पहला, वो अपनी कंपनी में खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर वह अपने समय को पैसा कमाने में लगाते हैं तो वह रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह ही है, जिन्हें घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाता है। वो अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और इसी लेवल पर फंसे रह जाते हैं। एम्प्लॉय का काम इंसान को फिजिकली और मेंटली थका देने वाला होता है। हो सकता है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपके पास अपने टाइम पर कोई कंट्रोल या आजादी नहीं होगी। अंत में आप पूरी तरह थक जाएंगे और हो सकता है कि दबाव में अपना बिजनेस ही बंद कर दें। दूसरा लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए है। वो अपने पैसे को समय के लिए लगाते हैं। वो काम के प्रेशर को कम करने और थोड़ा ज्यादा टाइम बचाने के लिए दूसरों को काम सौंपते हैं। इसके लिए आप असिस्टेंट, एम्प्लॉइज और मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। कम वैल्यू वाले कामों में अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद करने के बजाय आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें जो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक्साइट करता हो। आपके बिजनेस को हमेशा नए क्रिएटिव आइडिया की जरूरत होती है। आपका काम है इंस्पिरेशन का सोर्स बनना और अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना। तीसरा लेवल है एम्पायर बिल्डर्स का। वो पैसों को और पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। जब एंटरप्रेन्योर अपने काम को दूसरों को बांटकर अपने टाइम को मास्टर कर लेते हैं, तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने पर फोकस कर सकते हैं। वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वे एक ऑटोमेटिक सिस्टम मॉडल बनाकर बिजनेस को चलने देते हैं। एक एम्पायर बिल्डर बनने के लिए आपको टाइम ऑडिट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हर 15 मिनट में लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। ये जानने के लिए कि आपका टाइम कहां जा रहा है, इसे 2 हफ्तों तक कीजिए। अपने सभी प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव कामों को ईमानदारी से लिखिए। उन कामों को पहचानिए जिन्हें आप दूसरों से कम पैसे देकर करवा सकते हैं। उदाहरण, आप किसी को $10 देकर अपने इनबॉक्स को मैनेज करने जैसा कम वैल्यू वाला काम करवा सकते हैं। रेड और ग्रीन मार्कर यूज करके
उन कामों को अलग अलग कीजिए जो आपको एनर्जी देते हैं और जो आपको थका देते हैं। ये आपको देखने में मदद करेगा कि आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। एक उदाहरण, डैन की कहानी। डैन डेरिक्स ग्रुप का सीईओ था। उसकी हर घंटे की कमाई थी $2500। वो एक ऐसा काम कर रहा था जिसके लिए हाई लेवल स्किल्स की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो कम वैल्यू वाले काम जैसे रोज ईमेल चेक करना में फंसा हुआ था। सालों तक डैन ने अपने ईमेल मैनेजमेंट का काम किसी और को देने से मना कर दिया। सभी ने उसे सलाह दी कि उसे अपने इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक असिस्टेंट को हायर कर लेना चाहिए, लेकिन डैन बहुत जिद्दी था। इस काम में बहुत टाइम लग जाता था और डैन को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय को खाली करके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों पर ध्यान कैसे फोकस कर सकता है। डैन को समझ आ रहा था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो अपने इनबॉक्स के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ था। जब उसने अपनी इस सोच को छोड़ा, तब सब कुछ बदल गया। बर्बाद हो रहे समय की परवाह करने के बजाय उसने एनर्जी बचाने के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ईमेल चेक करने से वो थकान और स्ट्रेस महसूस करता है। वो यह भी समझ गया कि वह इंपॉर्टेंट कामों से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब उसने फैसला लिया कि वह अपनी एनर्जी को हाई वैल्यू वाले कामों जैसे नेगोशिएशन, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए बचाएगा। जब उसने इस प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। डैन ने एक असिस्टेंट हायर किया और अपने फोन से ईमेल का ऐप डिलीट कर दिया। इस एक डिसीजन ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। अब वह ईमेल के कारण डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था और उन चीजों पर फोकस करता था जो उसे खुश रखती थी और जिनसे उसका बिजनेस ग्रो करता था। कंक्लूजन, अगर आप ज्यादातर थके हुए और डिस्ट्रैक्ट महसूस करते हैं तो आपको यह जानने के लिए टाइम ऑडिट की जरूरत है कि आपका टाइम और एनर्जी कहाँ जा रही है। अपने साथ ईमानदार रहिए और कम वैल्यू वाले कामों को दूसरों को सौंप दीजिए। आपका अल्टीमेट गोल है पहले एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनना और फिर एंटरप्रेन्योर से एम्पायर बिल्डर बन जाना। बिल्डिंग प्लेबुक्स। दो तरह के बिजनेस होते हैं, जिन्हें स्केल यानी बढ़ाया किया जा सकता है और दूसरा जिन्हें स्केल नहीं किया जा सकता। स्केलेबल बिजनेस बिना कॉस्ट, एफर्ट और टाइम को बढ़ाए भी ग्रो कर सकता है। वो नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है और अपने आप ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। स्केलेबल बिजनेस इफेक्टिव सिस्टम पर चलता है। जब हर टास्क को एफिशिएंट तरीके से लगातार किया जाता है तो उससे अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। जब किसी टास्क के सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है तो उसे कोई भी कर सकता है। इस तरह सीईओ या मैनेजर के ना होने पर भी ऐसे बिजनेस के काम पर कोई असर नहीं पड़ता है और सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। बिजनेस ऑपरेशन को सिस्टमाइज करने के लिए प्लेबुक्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी यूज किया जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी काम या प्रोसेस को पूरा करने के लिए किए जाने वाले इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताते हैं। प्लेबुक एक ऐसा गाइड है जिसे सेम रिजल्ट पाने के लिए कोई भी यूज कर सकता है। हर प्लेबुक में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला, आपके पास एक कोर्स होना चाहिए जिसमें ज्यादा डिटेल के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स शामिल होने चाहिए। दूसरा, आपको एक कैडेंस या किसी टास्क को करने की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होगी। जैसे किसी टास्क को डेली, वीकली, मंथली या साल में एक बार किया जा सकता है। तीसरा, हर प्लेबुक में एक चेकलिस्ट होना चाहिए। यह एक ऐसी लिस्ट है जिसमें किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी सभी एक्शन के बारे में लिखा होता है। चेकलिस्ट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या किया हो चुका है और क्या करना बाकी है। आप कैमकॉर्डर मेथड और वो समझते हैं, यूज करके आसानी से प्लेबुक क्रिएट कर सकते हैं। कोई टास्क करते समय अपने कई वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद इन वीडियो को देखकर वो सभी स्टेप्स लिखिए जिन्हें आपने फॉलो किया है। आपको इसे खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने असिस्टेंट से अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए प्लेबुक्स बनाने के लिए कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पीटर ने अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेबुक बनाया। वो एक प्लम्बर था और अपने छोटे से बिजनेस में लगभग हर काम खुद ही करता था। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा था, उसके लिए इन जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। पीटर को जितने ज्यादा क्लाइंट मिलते थे, उसे उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता था। उसे इनवॉइस बनाने में,
कस्टमर्स के सवालों का जवाब देने में और अधूरे कामों को पूरा करने में घंटों लग जाते थे। उसका पेपर वर्क भी बढ़ गया था और वो बाकी के कामों में इतना उलझ गया था कि अब उसे वो काम करने का समय ही नहीं मिलता था जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो था प्लम्बिंग का काम। एक और बिजनेस ओनर से बात करने के बाद पीटर ने अपने बिलिंग प्रोसेस के लिए एक प्लेबुक बनाया। उसने कैमकॉर्डर मेथड यूज करके अपने बिल बनाने के स्टेप्स को रिकॉर्ड किया। जैसे वो इनवॉइस बनाकर उन्हें भेजता था, पेमेंट को ट्रैक करता था और कस्टमर्स को फॉलो अप कंफर्मेशन भी भेजता था। अब पीटर ने खुद को रिकॉर्ड करके उस वीडियो को अपने एक एम्प्लॉय को भेज दिया। फिर उसने अपने एम्प्लॉय को वीडियो में बताए गए स्टेप्स के अनुसार एक प्लेबुक बनाने के लिए कहा। इस प्लेबुक में इनवॉइस भेजना, पेमेंट ट्रैक करना, क्लाइंट्स को रिमाइंड कराने के सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया गया था। इसमें एक चेकलिस्ट भी था जो यह पक्का करता था कि सब काम ठीक तरीके से किया गया है। पीटर ने इस प्लेबुक के जरिए अपने नए असिस्टेंट को बिलिंग प्रोसेस हैंडल करने के लिए ट्रेन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पीटर को अब यह समय खाने वाला काम नहीं करना पड़ता था और उसके पास अपने प्लम्बिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम बचने लगा था। प्लेबुक के कारण उसका बिलिंग सिस्टम भी इंप्रूव हो गया था। इससे हर स्टेप पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट था और अब कस्टमर्स की शिकायतें भी बहुत कम हो गई थी। पीटर ने प्लेबुक से एक समय खाने वाले काम को किसी दूसरे को सौंप दिया था। फिर उसने इस बचे हुए टाइम को नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने और ज्यादा पैसा कमाने में लगा दिया। आप हर काम के लिए प्लेबुक बना सकते हैं। उसके बाद उन सभी कामों को जो दूसरे भी कर सकते हैं उन्हें ऑटोमेटिक बनाकर डेलीगेट कर दीजिए। आपको अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। प्लेबुक आपको इस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। योर परफेक्ट वीक। आप प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव लोग अपने टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस यानी सचेत होते हैं। वो हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करते हैं। वह अपने कामों की प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान करके अपने शेड्यूल को कंट्रोल करते हैं। रिएक्टिव लोग इसके उल्टे होते हैं। वो हर डिस्ट्रैक्शन पर रिएक्ट करते हैं और अपनी प्रायोरिटी पर फोकस नहीं करते रहे, इसलिए उनका पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है। वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। अगर आप रिएक्टिव टाइप के हैं तो आपको डेली इन 3 टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से बचकर रहना होगा, जो है बफर टाइम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ब्लीड टाइम। पहले बफर टाइम का मतलब है अपने इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करने के लिए उसमें थोड़ा समय और ऐड करना। जैसे अगर किसी टास्क को पूरा करने में आपकी उम्मीद से 10 मिनट ज्यादा समय लग रहा है तो आप उसे अपने बफर टाइम में बिना अपने शेड्यूल को नुकसान पहुंचाए पूरा कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसका मतलब है बिना एक काम को खत्म किए दूसरे काम की तरफ बढ़ जाना। ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है क्योंकि जब आप एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आप उतनी बार अपने टाइम और एनर्जी को खो देते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो आप फ्लो में काम करते हैं और उसे जल्दी पूरा कर पाते हैं। तीसरा है लीड टाइम। ये उस टाइम को दिखाता है जिसे आप किसी काम की तैयारी करने में या किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ रिस्पॉन्ड करने में वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इन टाइम वेस्टर्स को पहचान कर उन्हें ठीक कर लेंगे तो आप अपने दिन को और भी इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्लानिंग और टास्क के बैच भी बना सकते हैं। अपने पूरे वीक की प्लानिंग करने से फायदा होता है क्योंकि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं और प्लान बनाकर डिस्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं। टास्क का बैच बनाने का मतलब है एक जैसे कामों का ग्रुप बनाकर उन्हें साथ साथ पूरा करना। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कम करके आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। आप परफेक्ट वीक मेथड को फॉलो करके भी वीकली शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी और एनर्जी लेवल को दिखाता हो। इसकी शुरुआत टाइम और एनर्जी ऑडिट करके कीजिए। इस बात को नोटिस कीजिए कि पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जी से भरे हुए कब होते हैं। उसके बाद इसके हिसाब से अपने वीक को डिजाइन कीजिए। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम उस समय कीजिए जब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है और दिन के खत्म होने तक फोन कॉल्स को इग्नोर कीजिए। अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शंस की भरपाई करने के लिए बफर टाइम ऐड कीजिए
और एक जैसे कामों को एक बैच में रखिए। फाइनली, अपने शेड्यूल पर कमिटेड रहिए। आपका परफेक्ट प्लान सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसे सीरियसली फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, रेचल एक बुटीक की ओनर है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वो एक बिजनेस ओनर, वाइफ और मां सभी की जिम्मेदारियां निभा रही थी, जिन्हें बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग था। रेचल एक फिटनेस फ्रीक भी थी जो 75 हार्ड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहती थी। इस प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, वर्कआउट शेड्यूल बनाना और डेली ढेर सारा पानी पीना शामिल था। इस प्रोग्राम के प्रति कमिटेड रहना बेहद जरूरी था, वरना एक दिन भी मिस हो जाने पर रेचल को दोबारा इसे डे 1 से शुरू करना पड़ता। रेचल जानती थी कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। जब भी वह कुछ करने का प्लान करती तो उसके परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों का प्रेशर उसके पूरे दिन को बर्बाद कर देता था। लेकिन जब रेचल को परफेक्ट वीक के बारे में पता चला तो सब कुछ बदल गया। उसने अपने टाइम को ट्रैक कर इस बात को समझा कि उसका सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी कहां वेस्ट हो रहा था। फिर उसने 75 हार्ड चैलेंज के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर दिया। अपने वीक को स्ट्रक्चर करने से रेचल को अपने बुटीक को चलाने, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने और अपने फिटनेस चैलेंज के लिए कमिटेड रहने में मदद मिली। ज्यादा जिम्मेदारियां होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बैलेंस नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने टाइम को ऑडिट करके टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करने की और अपने आने वाले हफ्ते को पहले से प्लान करने की जरूरत है। कंक्लूजन, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपने बिजनेस के प्रेशर को हैंडल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप या तो सब कुछ खुद कर सकते हैं या अपना टाइम और आजादी वापस पाना सीख सकते हैं। इस समरी में आपने एंटरप्रेन्योर के सामने आने वाली रुकावटों और हर चैलेंज के सॉल्यूशन के बारे में जाना। सबसे पहले आपने सीखा कि एंटरप्रेन्योर हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से थक नहीं जाते। ऐसा करने से वे अपनी पेन लाइन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वे वही रास्ता फॉलो नहीं कर पाते जो अब तक कर रहे थे और उन्हें अपने काम को एनालाइज करने, उसे दूसरों को देने और अपने परिवार व फन एक्टिविटीज के लिए फ्री टाइम की जरूरत होती है, जिसे वे बाय बैक टाइम प्रिंसिपल के जरिए पा सकते हैं। दूसरा, आपने जाना कि आप अपने प्रेशर की तरफ रिस्पॉन्ड करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। आपको इन 5 टाइम असैसिन्स, द स्टॉलर, सुपरवाइजर, सेल्फ मेडिकेटर, स्पीड डीमन और द सेवर को पहचानना होगा और इन्हें दूर करने के लिए लड़ना होगा। तीसरा, आपने सीखा कि एक बिजनेस ओनर के रूप में आप या तो एक एम्प्लॉई, एक एंटरप्रेन्योर या एक एम्पायर बिल्डर हो सकते हैं। फाइनल लेवल पर पहुंचकर अपना एम्पायर बनाने के लिए आपको अपने टाइम को ट्रैक करना होगा। यह जानना होगा कि कौन से काम दूसरों को दिए जा सकते हैं और वो काम जो आपको एनर्जी देता है उसे ज्यादा से ज्यादा करना होगा। चौथा, आपने सीखा कि आप रिप्लेसमेंट लैडर पर आगे बढ़ते हुए अपने कामों को डेलीगेट कर सकते हैं, यानी दूसरों को सौंप सकते हैं। यह जानने के लिए कि कौन से काम को आपको सुपरवाइज करना चाहिए और कौन से डेलीगेट, 10-80-10 रूल यूज कीजिए। आपको एक ऐसा बिजनेस बनाने का गोल रखना चाहिए जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। पांचवा, आपने सीखा कि प्लेबुक बनाकर आप अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक कर सकते हैं और उसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं। कैमकॉर्डर मेथड यूज करके आप हर काम के लिए प्लेबुक क्रिएट कर सकते हैं। अपने आप को कोई काम करते हुए रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद एक सिंपल और इफेक्टिव प्लेबुक बनाइए। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपका सबसे बड़ा चैलेंज कूल प्रोडक्ट बनाना या अच्छी सर्विस ऑफर करना नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं और आपकी सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा। सिर्फ इसलिए कि आपने एक छोटे बिजनेस ओनर की तरह शुरुआत की है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा इसी लेवल पर अटके रहें। आपको अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाकर अपने गोल को बड़ा करना चाहिए। जब आप अपने ऑपरेशन को सिस्टमाइज कर लेंगे तो आप एक नया एडवेंचर शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका बिजनेस सुरक्षित होगा और सही तरह से चल रहा होगा। अपने टास्क को डेलीगेट और आउटसोर्स करना सीखिए। ऐसा करने से आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए आजाद हो जाएंगे और अपने बिजनेस के गुलाम नहीं बनेंगे।